नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी परिमेय संख्या को उसके दशमलव के रूप में कैसे प्रसारित किया जाता है, और तब हमने देखा कि कई बार हमको कुछ शांत अनावर्ती रूप में दशमलव मिलता है और कई बार हमें अशांत और आवर्ती रूप में दशमलव का प्रसार मिलता है। तो ये हमें कब मिलता है और इसे आप देखते ही कैसे पहचान सकते हैं? तो कोई भी परिमेय संख्या जो है वो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, और यहाँ पर यदि q को आप 2 टू द पावर n गुना 5 टू द पावर m इस फॉर्म में लिख पाए तो आपकी ये जो परिमेय संख्या है वो हमेशा ही शांत अनावर्ती रूप में प्रसारित होगी। यहाँ पर m और n इंटीजर्स हो सकते हैं। यदि आप q को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो हमेशा ही p बटा q जो है वो शांत अनावर्ती प्रकार की परिमेय संख्या होगी। लेकिन यदि Q इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, या आप बोलें कि Q का 2 और 5 के अलावा और भी कोई अभाज्य गुणनखंड है, तो हमेशा ही P बटा Q जो है वो अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में प्रसारित होगा। अभी हम इससे कुछ एग्जाम्पल्स लेके देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम P को हमेशा ही 1 रखते हैं, तो यदि Q का मान हम 2 रखें तो ये होता है 0.5, और यदि Q के मान को हम 2 गुणा 5 या 10 रखें तो ये होगा 0.1, और यदि Q के मान को हम 25 रखें तो ये होगा 0.04, और यदि Q के मान को हम 4 रखें तो ये होगा 0.25 के बराबर। और उसी प्रकार से यदि हम Q के मान को 8 रखें तो इसका दशमलव के रूप में प्रसार होता है 0.125। आप ये सभी के सभी विभाजित करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो Q है वो 2 की घात 1 के बराबर है, और यहाँ पर जो Q है वो 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 के बराबर है, और यहाँ पर जो Q है वो 2 की घात 0 और 5 की घात 2 के बराबर है, और यहाँ पर Q 2 की घात 2 के बराबर है, और यहाँ पर Q जो है वो 2 की घात 3 के बराबर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी केसेस में डिनोमिनेटर या Q जो है वो 2 और 5 की घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जब हम इन सभी भिन्नों को दशमलव के रूप में प्रसारित करते हैं तो सभी के सभी जो है वे शांत अनावर्ती रूप में प्रसारित होते हैं। यहाँ पर कोई भी अंक जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट नहीं हो रहा है, और ये सभी के सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। मतलब जब आप विभाजन की प्रक्रिया करते हैं तो एक परिस्थिति ऐसी आती है जहाँ पर आपको शेषफल 0 मिलता है। और जब हम बात करते हैं 1/3 या 1/6 या 1/7 या 1/12, इनमें से किसी की भी यदि हम बात करें तो 1/3 को जब हम दशमलव के रूप में लिखते हैं तो हमें मिलता है 0.3, और ये 3 आवर्ती होता है, 3 3 3 3 3 करके रिपीट होता जाता है। और जब हम 1 को 6 से विभाजित करते हैं तो हमें 0 के बाद 1 मिलता है, और फिर उसके बाद ये 6 बार बार रिपीट होता जाता है। और जब हम 1 को 7 से विभाजित करते हैं तो हमें 0 के बाद दशमलव मिलता है, और उसके बाद 1 4 2 8 5 7 मिलता है, और ये बार बार रिपीट होता जाता है। और जब हम 1 को 12 से विभाजित करते हैं तो हमें दशमलव के बाद एक 0 मिलता है, फिर 8 मिलता है, और उसके बाद 3 जो है बार बार रिपीट होता जाता है, या 3 जो है वो आवर्ती है, और ये भी अशांत आवर्ती रूप में है। तो डिनोमिनेटर में सम संख्या हो या विषम संख्या हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि डिनोमिनेटर में जो भी संख्या है उसे आप 2 और 3 के घातों के मल्टीपल के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो आपको हमेशा ही उस संख्या का दशमलव में प्रसार अशांत आवर्ती रूप में मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ पहला प्रश्न। जब भी आपके पास कोई परिमेय संख्या जो कि p बटा q के फॉर्म में है, और यहाँ पर q एक प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है, तो जब आप इसे दशमलव के रूप में प्रसारित करते हैं तो दशमलव के बाद आवर्ती अंकों की उन अंकों की संख्या अधिकतम जो है वो q-1 हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। q-1 से कम हो सकती है, लेकिन q-1 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती है। जैसे कि जब हम 1 को 7 से विभाजित करते हैं तो हमें 0 के बाद दशमलव और उसके बाद मिलता है 1 4 2 8 5 7,
और यहाँ पर आप देखें तो इन अंकों की संख्या जो है वो 6 है। तो यहाँ पर उन अंकों की संख्या 6 है, लेकिन जब आप 1 को 3 से विभाजित करते हैं तो आपको मिलता है 0.3 और ये 3 रिपीट होता जाता है। या आप कह सकते हैं यहाँ पर पुनरावृत्ति खंड या इस बार के नीचे जो अंक है उसमें एक ही अंक है, तो ये भी 3 माइनस 1 2 से कम है। तो हमेशा ही अंकों की संख्या जो है वो q माइनस 1 से कम या उसके बराबर हो सकती है। यदि आप 1 को 17 से विभाजित करते हैं तो आपको मिलता है 0.08882352941176 और उसके बाद ये रिपीट होता रहता है। तो हम इसके ऊपर एक बार लगा देंगे और यहाँ पर यदि हम अंक गिने तो वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये भी 17 से कम है। तो मैक्सिमम जो है वो q माइनस 1 के बराबर हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही q माइनस 1 के बराबर हो। ये q माइनस 1 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन q माइनस 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक परिमेय संख्या p बटा q है, तो ये p या तो qx के फॉर्म में हो सकता है, या ये p जो है qx प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है, या ये p जो है qx प्लस 2 के फॉर्म में हो सकता है, या ये p जो है qx प्लस 3 के फॉर्म में हो सकता है। और ऐसे ही हम कंटिन्यू करते जाएं तो ये p एट मैक्स qx प्लस q माइनस 1 के फॉर्म में हो सकता है। जब p qx के फॉर्म में है मतलब कि p q से पूरी तरह विभाजित होता है, तो शेषफल जो है वो 0 आएगा, तो विभाजन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, तो आपको दशमलव के बाद कुछ अंक मिलेंगे ही नहीं। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको या तो शेषफल 1 मिल सकता है, या 2 मिल सकता है, या 3 मिल सकता है। इस तरह से आपको मैक्सिमम शेषफल जो है वो q माइनस 1 मिल सकता है। और इसीलिए आपके पास 1 से लेके q माइनस 1 या टोटल q माइनस 1 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दशमलव के बाद में आपको अलग अलग प्रकार के अंक मिले। और यदि ये शेषफल आप कहें कि q के बराबर हो गया तो क्या होगा? अगर ये शेषफल q के बराबर हो गया तो ये p जो है एक और बार q से विभाजित हो जाएगा, तो आपको फिर से शेषफल 0 मिल जाएगा। तो इसलिए आपके पास मैक्सिमम q माइनस 1 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के अंक मिलें। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर पुनरावृत्ति खंड में आपके पास अधिकतम q माइनस 1 अंक हो सकते हैं, उससे ज़्यादा अंक नहीं हो सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और प्रश्नावली 1.3 में कुछ और प्रश्न हैं जिनमें हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में अलग अलग परिमेय संख्याएं इंसर्ट करनी है, वो हम पहले ही सीख चुके हैं। और दशमलव वाली संख्याओं को p बटा q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी हम पहले ही सीख चुके हैं। तो अगले वीडियो में मैं अपरिमेय संख्याएं या इरैशनल नंबर्स के बारे में बात करूंगी। उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, साथ ही साथ मैथ स्मार्ट भी देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।